रिवीजन कीजिए। Shall we start? Okay, first we will do some recall what we studied in last week, principle of inheritance. True breeding lines. True breeding lines किसको बोलेंगे? True breeding lines mean they are obtained by self pollination, right? If you do continuous self pollination in a plant, the resulting plant will be pure homozygous. The pure homozygous plants obtained by continued self pollination are called true breeding plants. क्या लिखेंगे? The pure homozygous plants obtained by continued self pollination. कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन मैं रिकॉल कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम ऑन ट्रैक आ जाएंगे। डिग्री करना है हमारे को पता है। द प्योर होमोजाइगस प्लांट्स ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन आर कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ओके, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, one of the best example is if you do selfing. Suppose there is a tall plant, pure homozygous tall plant. If this plant is again self crossed, same ऐसे ही plant के साथ cross करेंगे, then all the resulting plant will be of capital T type, and these plants they are called true breeding lines। इन्हीं को बोलते हैं। समझ नहीं बात? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बोलेंगे। ये बताइए, मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट था या रिसेसिव था? एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट था, करेक्ट। टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव था। ग्रीन पॉड कलर क्या था? ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट था। ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट था। ग्रीन सीड कलर क्या था? ग्रीन सीड कलर रेसेसिव है। दैट मीन्स देयर इज ए कंफ्यूजन हियर। कंफ्यूजन है इधर, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। पॉड कलर में अगर मैं देखूं, पॉड कलर में दो कलर हैं, येलो ग्रीन। सीड में भी दो कलर हैं, येलो ग्रीन। बट पॉड में ग्रीन कलर आएगा तो डोमिनेंट, सीड में ग्रीन कलर आएगा तो रेसेसिव है। वो कंफ्यूजन है नहीं है? और एक दो क्वेश्चन में कल कंफ्यूज हुए भी होंगे ऐसे क्वेश्चन में। हाँ, वेरी सिंपल। मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वहां पर भी कंफ्यूज हो रहा है हमारे को, करेक्ट। इसको अच्छे से रिकॉल करना। एंड phenotype is the result of, phenotype is controlled by both genotype as well as environment। जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट। आपका जो स्किन कलर है वो किससे डिसाइड हो रहा है? बोथ जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट, करेक्ट। एंड phenotype कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम, बट जीनोटाइप कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जीनोटाइप मॉडिफाई नहीं कर सकते हम। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे, रिकॉल करा रहा था मैं। और एक क्वेश्चन करेंगे।
अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है, पेरेंट्स बी एंड ए बी हैं, चिल्ड्रन क्वेश्चन मार्क, दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन. If blood groups are given, parents are B and AB. One of the parent is B, one of the parent is AB. Children question mark. Suppose one parent P1 parent, one parent is B, another parent is AB. तो AB का जीनोटाइप होता है IA, IB, IA, IB. If B blood group genotype is not mentioned, what we have to take? Heterozygous condition, because there are two types of B blood group. IB is also B blood group. IB small I is also B blood group. So I will take here IB small I. ठीक है. Then further क्या करना चाहिए? इनके गैमेट सेपरेट होंगे, ये IB small I, इनके गैमेट सेपरेट होंगे IA small IB. Now what are the possible blood groups? These are the gametes upon fertilization. This gamete and this gamete, IAIB means child blood group is AB. IBIB means B blood group. पहले गैमेट का फ्यूजन कैसे कराएंगे? फर्स्ट विथ फर्स्ट. यहां पे इवन गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन लिखते रहते हैं ना, वहां पे भी एरर्स कर सकते हैं बच्चे, मिस्टेक कर सकते हैं. तो हम क्या याद रख के जाएंगे? फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकेंड. अब क्या करना? सेकेंड विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड. मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये आपको आता क्वेश्चन करने मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? एरर्स. एरर कहां पे कर रहे हैं बच्चे? ये आई सेकेंड विथ फर्स्ट बोलो, आई ए स्मॉल आई, दैट मीन्स ए ब्लड ग्रुप. और एक है यहां पे आई बी स्मॉल आई, दैट मीन्स बी ब्लड ग्रुप. देयरफॉर चिल्ड्रन ब्लड ग्रुप आर ए बी, बट नॉट ओ. ओ तो नहीं आया ना. देयरफॉर चिल्ड्रन क्या आया बोलो? ए बी. कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं ये? कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं? हाँ, जैसा आप बोले ना 4, वो गलत है. 4 टाइप के, अगर ये क्वेश्चन आया तो समझ गए. ये अगर क्वेश्चन आया और 4 टाइप के ब्लड ग्रुप अगर आप आंसर लिए तो -5 तो हो जाएंगे ना. तो यहां पे टाइप पूछा मैं, टाइप 3 ही है. जीनोटाइप पूछा क्या? जितना पूछा उतना आंसर दो. अगर हाँ पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, बोले तो IAIB 1 जीनोटाइप, IBIB 1 जीनोटाइप. ओके, 1 2 3 4 जीनोटाइप हैं. लेकिन मैं जीनोटाइप नहीं पूछा, टाइप पूछा मैं. टाइप पूछा तो सिर्फ ए लेना, बी लेना, ए बी लेना, सिर्फ 3 ही टाइप हैं. एग्जामिनर को बिल्कुल मालूम है बच्चों को कंफ्यूज कहां करना है. आप बोलेंगे ये क्वेश्चन तो ब्लड ग्रुप का मेरे को बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया. इफ पेरेंट ब्लड ग्रुप आर बी एंड ए बी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन? लगा क्या है? 4 लगाएंगे क्या इधर? 3 टाइप्स हैं. जितना क्वेश्चन पूछेगा, टाइप्स कितने हैं? 3 हैं. जीनोटाइप कितने हैं? 4 टाइप के जीनोटाइप. ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैनी स्टूडेंट्स जस्ट इन रीडिंग में मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन में, जिनकी वजह से अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं. जस्ट रीडिंग, क्वेश्चन पढ़ने में गलती होती है, जिसकी वजह से उनके 7 क्वेश्चन जा रहे हैं. तो ये अवॉइड करो. और ये जा सकते हैं अगर हम फास्ट रीडिंग करें और नेग्लेक्ट करे. सम रीडिंग 50% ऑफ द क्वेश्चन, रीडिंग 60% ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ रहे नहीं हम, हाफ क्वेश्चन. टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने जाएंगे तो मार्क्स चले जाएंगे इधर. करेक्ट? ओके, तो मैं आपको लास्ट क्लास में पेडिग्री एनालिसिस सिखा रहा था. मैं
पेडिग्री के सिंबल बता रहा था मैं। अब आ जाइए, पेडिग्री की बात करेंगे। मैं पेडिग्री में आपको बहुत ही क्लियर बताया हूं, स्क्वायर बॉक्स अगर आएगा, सो व्हाट इज स्क्वायर बॉक्स? स्क्वायर बॉक्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मेल। स्क्वायर बॉक्स मतलब मेल होता है। सर्कल का मतलब क्या है? नॉर्मल फीमेल है। करेक्ट। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है कनेक्टेड, तो ये बता रहा है मेटिंग और मैरिज। मेटिंग और मैरिज। और अगर स्क्वायर बॉक्स सर्कल डबल लाइन से कनेक्टेड है, व्हाट इज दिस? कंसनजीनियस मैरिज। क्या बोल रहे हैं? कंसनजीनियस मैरिज। ये सारी चीजें पढ़े सो हम। इफ स्क्वायर बॉक्स सर्कल एंड देन ए वर्टिकल लाइन, and this vertical line indicates what? Progeny. Progeny के लिए बता रहे हैं vertical line. And what is the first child of this couple? Female first child. और second child कौन सा है? Male. That means always we have to follow order from left से right की तरफ जाना है order. ये बता दिया हूं मैंने। ये नॉर्मल मेल है स्क्वायर बॉक्स, सर्कल मतलब फीमेल है, हॉरिजॉन्टल मतलब मैरिज है, डबल लाइन का मतलब कंसनजीनियस मैरिज है। कंसनजीनियस मैरिज पढ़े हैं ना? कंसनजीनियस मैरिज, कंसनजीनियस मैरिज है ये। ओके, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स इज कॉल्ड कंसनजीनियस मैरिज। अभी हम जो है आज की क्लास में फोकस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पेडिग्री। कितने टाइप के पेडिग्री हैं? ओके, एक फैमिली हिस्ट्री दे दी जाएगी आपको एग्जाम में, एंड दैट फैमिली हिस्ट्री मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, प्रिंटेड फोटोग्राफ हो सकती है, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिखे हो सकती है। एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द टाइप ऑफ पेडिग्री। कितने टाइप के पेडिग्री हैं पहले वो सीखो, एंड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सीखो, फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो टाइप ऑफ पेडिग्री की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ पेडिग्रीज, पहला टाइप है ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री। क्या नाम? ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री, पहला टाइप ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री। दूसरा है ऑटोजोमल रेसेसिव पेडिग्री। रेसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री, ऑटोजोमल रेसेसिव पेडिग्री। थर्ड टाइप, what is the next type of pedigree? X linked dominant pedigree. X linked dominant. And fourth one, X linked recessive pedigree. X linked recessive. X linked recessive pedigree. Fifth type, Y linked pedigree. Y linked. जस्ट पहले नाम सीखो। एंड द सिक्स्थ टाइप ऑफ पेडिग्री, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोल के आ रहा है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, ऑटोसोमल रेसेसिव पेडिग्री, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री, एक्स लिंक्ड रेसेसिव पेडिग्री, वाई लिंक्ड पेडिग्री। वाई में ये नहीं बताया कि डोमिनेंट रेसेसिव क्या है, नहीं है। क्यों नहीं बताया? ऐसा भी सोचो ना, वाई में एक्स लिंक, वाई लिंक डोमिनेंट, वाई लिंक रेसेसिव क्यों नहीं है?
क्योंकि वाई क्रोमोसोम जिसके पास भी रहता एक ही रहता, एक्स वाई एक ही वाई है। हाँ, एक्स एक्स डबल हो सकते हैं, समझ गए। अगर दो भाई हैं, दो ब्रदर्स हैं, तो दोनों में एक डोमिनेंट रहता, एक रेसेसिव रहता, एक डराता एक डरता। दो भाई रहे तो, अकेला रहा तो, अकेला रहा तो क्या करना, डोमिनेंट ही रहता उन्हें, अकेला रहा तो, समझ गए। तो वाई पे जो भी हो वो एक्सप्रेस करेगा 100% श्योर। वाई के ऊपर जो भी जीन होगी एक्सप्रेस करेगी कंपल्सरी, वेदर इट इज डोमिनेंट वेदर इट इज रेसेसिव, बिकॉज इट इज सिंगल, समझ गए। अब यहां पे दो एक्स आ रहे हैं, तो हो सकता है एक एक्स पे कैपिटल सी हो, एक एक्स पे स्मॉल सी हो, वन विल एक्सप्रेस एंड वन विल रिमेन सप्रेस्ड। But here, Y chromosome, whatever gene present on Y chromosome, definitely it will express the character because it is single. क्या है, सिंगल है। Y क्रोमोसोम पे जो भी जीन है सिंगल है, एंड इट विल एक्सप्रेस कंपल्सरी। अगर आपके पॉकेट में दो पेन रहते थे हमेशा, एक ब्लैक और ब्लू, और एक दिन सपोज आपने एक पेन लाना भूल गया, अब ब्लू हमेशा एक्सप्रेस करेगा। अगर आपके पास जेब में दो पेन है तो एट ए टाइम कितने पेन यूज कर रहे हैं आप, वन। एट ए टाइम यू आर यूजिंग ओनली वन एंड वन रिमेन सप्रेस, वन डोमिनेंट वन रिमेन सप्रेस। अगर एक ही पेन है आपके पास तो ऑलवेज डोमिनेंट। तो सेम ऐसा ही केस है, वाई क्रोमोसोम एक ही है आपके पास, और अगर आपके पास वाई क्रोमोसोम एक ही है ना, तो जो जीन है वाई क्रोमोसोम की डेफिनेटली इट विल एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ डोमिनेंट पेडिग्रीज, जितने भी टाइप के हैं पेडिग्रीज। और यहां पे एक बात क्लियरली आप नाम से ही सीखना है, नाम से ही सीखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, मतलब जो भी डिसीज होने वाली है वो डोमिनेंट अलील की वजह से, डोमिनेंट अलील की वजह से डिसीज होने वाली है। अगर डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा है यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट केस, that means the patient is having some dominant gene, because of that he is getting disease. Some of the diseases are because of dominant, some of the diseases are autosomal dominant, समझ गए। और ऑटोसोमल रेसेसिव का भी केस होता है। some of the cases the diseases are because of recessive allele, रेसेसिव अलील की वजह से डिसीज हुई है। यहां पर हम क्या सोचते हैं कि डोमिनेंट मतलब नॉर्मल, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसीज मे बी बिकॉज ऑफ डोमिनेंट और डिसीज मे बी बिकॉज ऑफ रेसेसिव। यू नो कर्ली हेयर्स, ह्यूमन में कुछ ह्यूमन के कर्ली हेयर्स रहते हैं, स्प्रिंग कर्ली हेयर्स रहते हैं, दैट कर्ली हेयर इज ड्यू टू डोमिनेंट, कर्ली हेयर इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर, समझ गए। और स्ट्रेट हेयर क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। ब्राउन आईज क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ब्लू आईज रेसेसिव कैरेक्टर है, समझ में आ गया। तो ह्यूमन में भी डोमिनेंट रेसेसिव के केसेस होते हैं। और यहां पर देखो एक्स लिंक डोमिनेंट बोल रहा है, एक्स लिंक डोमिनेंट मतलब ड्यू टू द जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, डोमिनेंट जीन की वजह से डिसीज होने वाला है। एक्स लिंक डोमिनेंट disease is because of dominant gene on X chromosome. X-linked recessive मतलब disease is because of recessive gene on X chromosome. Y-linked pedigree का अलग केस है। फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बताऊंगा मैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट डिस्कशन विथ ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। तो मतलब आप कितना समझे हैं जरा देखेंगे अब। हाँ, टाइप, अफेक्टेड जीनोटाइप, अफेक्टेड जीनोटाइप, नॉर्मल जीनोटाइप, कितना आपको समझने आया है जरा देखेंगे।
अब यहां पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे तो चलेगा ना। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ADP ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, ठीक है। बताइए मुझे, ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री में अफेक्टेड पर्सन का जीनोटाइप कैसा हो सकता है? मतलब अफेक्टेड पर्सन मतलब डिसीज होने वाली है डोमिनेंट एलील की वजह से। दैट मीन द पर्सन इज आइदर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। एक भी डोमिनेंट रहा तो डिसीज, एक भी डोमिनेंट रहा तो डिसीज। आई बात समझने? नॉर्मल जीनोटाइप कैसा लिखो? You are not an example of autosomal dominant pedigree because you are all normal. If you are all normal, that means you are all having small a with respect to autosomal dominant के केस के लिए आप small a हैं, इसलिए कोई डिजीज नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड पेडिग्री का एग्जांपल बोलो, ARP, दैट इज ऑटोसोमल रेसेसिव पेडिग्री। अब फर्स्ट वन का केस बिल्कुल मत देखो, हाँ, ऊपर का केस मत देखो, कंफ्यूजन शुरू होता है। आप बस ये सोचो, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज कब होने वाली है? रेसेसिव रहा तो डिसीज होगी। रेसेसिव कब हो सकता है? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, दैट इज स्मॉल ए। बिल्कुल ऊपर का मत देखो, कंफ्यूजन शुरू होता फिर। और ये बोलो नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो ऊपर का भी, आप कंपेयर करो। मतलब पहले केस में बताया मैं कैपिटल ए रहा तो अफेक्टेड बोला, और दूसरे केस में अगर कैपिटल ए रहे तो नॉर्मल बोला मैं। अब तो बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो गया। करेक्ट? तो नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये डिसीज होने वाली है डोमिनेंट की वजह से, और ये डिसीज होने वाली है रेसेसिव की वजह से। रेसेसिव मतलब स्मॉल ए, तो इसलिए मैं अफेक्टेड कॉलम में क्या लिखा? स्मॉल ए लिखा हूं। आई बात समझने? देखेंगे कितना समझने आया। थर्ड का केस आप कंपेयर करो, एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री। एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री में, अच्छा अब ये एक्स क्रोमोसोम आया है। एक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम बोल तो यहां पे एक्स वाई भी रहते हैं, एक्स एक्स भी रहते हैं। और अगर मेल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री से अफेक्टेड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक कैपिटल ए लिखेंगे, वाई क्रोमोसोम पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज ए केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री इन मेल। अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड फीमेल कैसा लिखूं मैं? कैपिटल ए ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, नहीं तो कैपिटल ए स्मॉल ए भी लिख सकता हूं। यही बात समझने? क्योंकि एक भी डोमिनेंट रहा तो जीन डिसीज होने वाली है। नहीं आ रहा समझने? आ रहा है समझने? एवरीवन ओके? रिप्लाई करो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। जरा सोचो ना लॉजिकली। मेल के पास रहने को एक्स वाई इतना है मेल के पास, और क्या है मेल के पास? और अगर मेल को डिसीज देना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री में, डोमिनेंट मतलब कैपिटल ए लिखना ना, मैं वाई पे लिखूं क्या? बोलो, क्यों ना मत लिखूं वाई पे? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ये, इसलिए कैपिटल ए एक्स पे लिखूंगा मैं। फीमेल में कैसा लिखूं मैं? एक्स एक्स। अब फीमेल के दो केसेस हो सकते हैं, फीमेल के दो केसेस हो, मेल का एक ही केस, मेल का ये एक ही केस है, क्योंकि मेल के पास है नहीं कोई, एक एक्स है और वो एक्सप्रेस करेगा 100%, बताया ना मैं। और फीमेल के पास दो एक्स हैं तो दो केसेस होंगे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट का, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का, इसलिए मैं दो बार एक्स 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 लिखा हूं फीमेल के लिए। चलिए अब यहां पे
नॉर्मल जीनोटाइप फॉर एक्स लिंक्ड पेडिग्री के लिए बताइए। एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक एक्स एक्स, सोच के बताओ। स्मॉल ए दो बार लिखूं, एक ही बार लिखूं इधर, नॉर्मल जीनोटाइप स्मॉल ए एक्स के ऊपर, और यहां पर दो बार स्मॉल ए, मतलब यहां पे एक ही केस है, यहां पे एक ही चाहता। इससे क्या समझने आया आप लोग? रेसेसिव कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, इफ बोथ आर रेसेसिव एलील। दैट मींस रेसेसिव कंडीशन इज एक्सप्रेस ओनली इन homozygous condition. Recessive character is expressed only in homozygous condition. ये तो है मुश्किल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में लिखना कम समझना ज्यादा है। समझिए, लिखना कम है, ज्यादा समझना है। कंपेयर टू ऑल अदर चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी यूजुअली क्या है, लिखना ज्यादा होता है, बट इन दिस चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लिखना कम समझना ज्यादा है। यहां तक ओके है? अब आगे बढ़ेंगे फोर्थ केस, एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री। बोलो, अगर मैं मेल में लिखना चाह रहा हूं, मेल में लिखना चाह रहा हूं, बोलो एक्स लिंक रेसेसिव लिखना चाह रहा हूं, ऊपर के बिल्कुल मत देखो, एक्स लिंक रेसेसिव लिखना और अफेक्टेड जीनोटाइप लिखना है मुझे, डिजीज वाला जीनोटाइप, स्मॉल ए लिखूंगा, यस। और फीमेल के लिए क्या लिखूं? एक्स एक्स स्मॉल ए, और कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दो। नहीं है पॉसिबिलिटी? हाँ इधर बताओ, ये बॉक्स इसके लिए था, एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए था, अब ये बताओ। हाँ हाँ, एक्स वाई एक्स एक्स, कैपिटल ए, यहां तो कैपिटल ए लिखना पड़ता, कैपिटल ए भी लिख सकता हूं मैं, या कैपिटल ए स्मॉल ए भी लिख सकता हूं। हाँ हाँ, दूसरा वाला जो कैरियर बोलेंगे इसको, ठीक है, दूसरे वाले केस को कैरियर बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है देखिए, वाई लिंक पेडिग्री का, वाई लिंक पेडिग्री, वाई लिंक पेडिग्री में क्या करना पता है? एक्स वाई, फीमेल में तो रहता ही नहीं वाई, फीमेल में रहता क्या वाई? वाई लिंक पेडिग्री क्या लिखना? ओनली वन वाई क्रोमोसोम, ओनली वन वाई क्रोमोसोम in male, so it will express in both homozygous and in both dominant and recessive condition, in both dominant and recessive condition। चाहे डोमिनेंट रहा तो भी एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव रहा तो भी एक्सप्रेस करेगा। एक ही सन है, सपोज एक फैमिली में एक ही सन है, तो वो एक्सप्रेस करेगा क्या भी हो, कोई उसका एल्डर ब्रदर है ही नहीं सप्रेस करने के लिए। सो ओनली वन वाई क्रोमोसोम इन मेल, सो इट विल एक्सप्रेस, लिख दो यहां पे, सो इट विल एक्सप्रेस इन बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव कंडीशन, लिख दिए, इन बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव कंडीशन। एंड ह्यूमन मेल्स आर कॉल्ड, ह्यूमन मेल्स आर कॉल्ड हेमीजाइगस। क्या बोलेंगे? देखो सिंपल है, ह्यूमन मेल्स आर कॉल्ड हेमीजाइगस बोल के लिख दो, ह्यूमन मेल्स आर कॉल्ड हेमीजाइगस। व्हाई दे आर कॉल्ड हेमीजाइगस? बिकॉज दे कंटेन ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। हेमीजाइगस का मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मैं फीमेल को क्या है ना, फीमेल दो टाइप के होते हैं, देखो फीमेल दो टाइप के हैं, होमोजाइगस वाले भी फीमेल हैं, हेट्रोजाइगस वाले भी फीमेल हैं। वो कैसा? सपोज एक्स एक्स है, दोनों पे कैपिटल ए है,
या एक्स एक्स है, एक पे कैपिटल ए एक स्मॉल है, तो क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? फीमेल को हेट्रोजाइगस भी बोल सकता हूं, होमोजाइगस भी बोल सकता हूं, लेकिन ह्यूमन मेल को क्या बोलूं? मेल को होमोजाइगस वर्ड भी नहीं यूज कर सकते आप, हेट्रोजाइगस वर्ड भी नहीं यूज कर सकते आप, तो इसका मतलब क्या बोलूं फिर ह्यूमन मेल को? हेमीजाइगस। हेमीजाइगस मतलब हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, हेमीजाइगस ह्यूमन मेल और हेमीजाइगस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इतने सारे टाइप के पेडिग्रीज हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक एक टाइप पढ़ते जाना है बार को और सीखते जाना है। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट केस? ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, सपोज सर्कल है, शेडेड है, सर्कल क्या है? शेडेड है, स्क्वायर बॉक्स नॉर्मल है, स्क्वायर बॉक्स नॉर्मल है। और इसके बाद देखिए यहां पर एक सन एक डॉटर, एक सन एक डॉटर, ऐसा हो गया, सपोज सपोज ऐसा हो गया। और एक सन एक डॉटर में क्या हो गया? कोई एक सन अफेक्टेड हो गया, कोई एक सन, नॉट नेसेसरी फर्स्ट वन ओनली, और एक डॉटर अफेक्टेड हो गया, दो डॉटर में से एक डॉटर और दो सन में से एक सन अफेक्टेड हो गया। और अगर ये नॉर्मल सन की मैरिज नॉर्मल वुमन के साथ करेंगे, ये कौन है, क्या है? वाइफ ऑफ दिस मैन, राइट? और ये बाहर से आई है, दूसरे फैमिली की है ये, तो यहां पर देखिए क्या होगा, पूरे नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि दोनों भी नॉर्मल हैं तो पूरे नॉर्मल, दोनों भी नॉर्मल हैं तो पूरे नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर ये अफेक्टेड की शादी कर देंगे नॉर्मल मैन के साथ, तो सपोज उनको एक सन हुआ, एक डॉटर हुई, फिर एक डॉटर हो गई समझो। सो दिस इज द केस ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। पहले ये बताइए पेडिग्री में कितने जनरेशन है? हाउ मेनी जनरेशन कैन यू सी हियर? कितने जनरेशन दिख रहे हैं? एक तो पेरेंट वाला जनरेशन दिख रहा है, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये थर्ड जनरेशन मानते हैं और ये फोर्थ जनरेशन मानते हैं। ऐसा करना सही है? ओके, सही है? ये गलत है ना? थोड़े एग्जामिनर और चालाक रहते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन नीचे लेकर आते हैं। आप बोलो कितने जनरेशन है? आप क्या करते हैं बच्चे? आप क्या करते हैं मालूम है? कितने जनरेशन है बोलते, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। इतना आसान पूछते हैं? पूछना तो कुछ तो स्टैंडर्ड पूछो। बेसिक में भी गलती करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन में। ये जनरेशन सेम है। आप बोलेंगे कैसा मालूम करना जनरेशन? हम लेवल से मालूम करेंगे क्या ये सेम जनरेशन है, ये सेम जनरेशन है? बोला ना, ऐसा लेवल मालूम करे तो एग्जामिनर भी बहुत चालाक है, इधर लाइन नीचे लेकर आता हूं। जस्ट ये सोचना है, यू एंड योर कजन ब्रदर और सिस्टर, कजन ब्रदर कजन सिस्टर, ये सेम जनरेशन के हैं, ठीक है? तो ये पर्सन और ये पर्सन में रिलेशन है नहीं? क्या का रिलेशन है? कजन है दोनों भी, ठीक है? करेक्ट, ये और ये दोनों भी कजन्स हैं, सेम जनरेशन के होंगे। तीन जनरेशन ही है, ओके, तीन जनरेशन ही है, राइट। पहला काम जनरेशन देखना। जनरेशन क्यों देखना? ऑटोसोमल डोमिनेंट बोल तो क्या, ये याद कर लेना पहले, ये क्वेश्चन है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या, ये याद करना है।
बिल्कुल याद नहीं करना है। एग्जाम में ऐसे ही पेडिग्री देने का इसके कोई चांसेस नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल बदल के पेडिग्री भी आ सकता है। मैं यहां पे मदर अफेक्टेड बताया हूं, एग्जाम में हो सकता है फादर अफेक्टेड बता दे। जरूरी नहीं है इससे ही आएगा। इसका मतलब याद करके कोई फायदा नहीं है। इसको इसको याद मत करो, मेमोराइज मत करो। फिर क्या करना, कंडीशंस अप्लाई करना और वो कंडीशन सीखना। कंडीशन नंबर 1, ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। पॉइंट नंबर 1, हर पेडिग्री के 1 2 नहीं तो 3 कंडीशंस रहते हैं बस। वो कंडीशन अप्लाई हो रहे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलो ऑटोसोमल डोमिनेंट के कंडीशन लिखो। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, हाँ, वन ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड। वन ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड, कोई एक, जरूरी नहीं दोनों भी। और मैं ये भी नहीं बोल रहा मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट, क्या बोल रहा हूं, वन ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड। दूसरा पॉइंट, 50% चांसेस, 50% चांसेस ऑफ डिसीज, 50% चांसेस ऑफ डिसीज equally in both sons and daughters, sons and daughters। ये पॉइंट पे बच्चे कमेंट करते हैं यहां पे, सर 50% कहां है सर इधर। यहां पे ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में 50% दिख रहा मेरे को। 2 सन है, 2 डॉटर है, 2 सन में से एक सन को इफेक्ट है, 2 डॉटर में से एक डॉटर का इफेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा मेरे को, करेक्ट है। लेकिन यहां पर तो नहीं हो रहा ना ऐसे। 50% नहीं हुआ बोल के बोलते हैं बच्चे, क्योंकि यहां 2 सन है, दोनों भी नॉर्मल दिख रहे हैं। इसका मतलब अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। कैन यू गारंटी देयर फैमिली इज कंप्लीट? क्या ये दोनों भी वैजेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी कर लें क्या? नहीं करे, अभी अभी कंटिन्यू होने वाली है फैमिली। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है। तो हम ये जो रूल है कंपलसरी 50%, ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन में देखना, सेकंड जनरेशन में देखना चाहिए। अभी थर्ड जनरेशन चल रहा है, अभी अभी चलेगा कंटिन्यू, अभी यहां पे रिप्रोडक्शन होगा इधर। ओके। और एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री में, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, if both the parents are normal, if both the parents are normal, all children are normal। if both the parents are normal, all children are normal। ठीक है, दोनों पेरेंट नॉर्मल है तो पूरे बच्चे नॉर्मल ही रहते हैं। तो ये था ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, ये ट्रिक थे। मतलब एग्जाम में पेडिग्री ड्रॉ करना तो नहीं है आपको, बिल्कुल ड्रॉ करना नहीं है। एग्जाम में पेडिग्री प्रिंटेड आएगी, एग्जाम में प्रिंटेड होगी पेडिग्री, और उसको आइडेंटिफाई करना है दिस पेडिग्री बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। जस्ट रूल अप्लाई करना, अगर फॉलो हो रहे हैं तो बोल देना, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल फॉर दिस पेडिग्री, कौन सी डिसीज में होता है ऐसे? एग्जाम्पल फॉर दिस पेडिग्री इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। व्हाट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी फर्स्ट ईयर में भी आता है ये वर्ड। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बोल तो ब्रैकेट में लिख दो, डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। डीजनरेशन ऑफ व्हाट? डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल डीजनरेशन होना शुरू हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं स्केलेटल मसल्स। बॉडी में स्केलेटल मसल नहीं बचते हैं, बिल्कुल नहीं बचते। तो ऐसा केस रहा तो क्या बोलना चाहिए?
ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री बोलना चाहिए। और एक केस है ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री में, पॉलीडक्टाइली। पॉलीडक्टाइली, ये क्या होता है पॉलीडक्टाइली? पॉलीडक्टाइली क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5 डिजिट्स। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5 डिजिट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट और एक पेडिग्री की सीख लेंगे हम। अगर 5 डिजिट से ज्यादा हैं फिंगर्स, उसको बोलते हैं पॉलीडक्टाइली। पॉलीडक्टाइली बोलेंगे। नेक्स्ट सेकंड केस, सेकंड टाइप ऑफ पेडिग्री, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री ड्रॉ करके दे रहा हूं मैं। एक पेडिग्री ड्रॉ करके देता हूं, आइडेंटिफाई करो। एक स्टोरी रहती, फैमिली हिस्ट्री है, तो एग्जाम में जो है कंपलसरी हिस्ट्री बदलते जाएगी। हिस्ट्री, पेडिग्री का मतलब क्या दिया हूं मैं लास्ट क्लास में? फैमिली हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री मतलब ये जनरेशन से पहले जो जनरेशन था, उससे पहले का जो जनरेशन था, उनमें कितने लोगों को डिसीज थी, डिजीज आ रही है नेक्स्ट जनरेशन में, कितने परसेंट चांसेस हैं नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज आने के, ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं पेडिग्री से। ओके, आगे क्या हो रहा है देखो अब यहाँ पे। हाँ बोल दो, कौन सा पेडिग्री है? ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2015 का क्वेश्चन है ये। और एनसीईआरटी में भी पेडिग्री देखो, ऐसा पेडिग्री है नहीं एनसीईआरटी में, है नहीं, ऐसा पेडिग्री नहीं है बुक में। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 पेडिग्री दिया हुआ है, 2 पेडिग्री, लेकिन हमारे को सीखना होगा 6 पेडिग्रीज। सीखना 6 है, उनसे ही पूछते रहता हो। हाँ चलो बोलो। ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता क्योंकि हेडिंग ऑटोसोमल रिसेसिव बोल के लिखी हुई है। हाँ, यहाँ पे जनरेशन कितने हैं ये बोलो। ये पहला जनरेशन पेरेंट्स का, दूसरा जनरेशन, और ये तीसरा जनरेशन है देखिए, और ये एक चौथा जनरेशन है यहाँ पर। बोलो, व्हाट इज ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री में, नॉर्मल पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। नॉर्मल पेरेंट को अफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं। नॉर्मल पेरेंट्स, दोनों भी पेरेंट नॉर्मल हैं, कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। दिस इज द मेजर ट्रिक, this is the main trick of autosomal recessive pedigree. Normal parents can have affected children or affected
समझे? अफेक्टेड पेरेंट may have normal children. दिस इज द मेजर ट्रिक। में इसके अलावा कुछ और ट्रिक देना नहीं चाह रहा यहां पर, क्योंकि इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब बोलेंगे कैसा हो सकता है सर, ऐसा कैसा हो सकता है, नॉर्मल पेरेंट को अफेक्टेड बच्चे कैसे हो सकते हैं, कैसा हो सकता है ये नॉर्मल पेरेंट्स को अफेक्टेड बच्चे? तो होता क्या है, मैं यहां पे बोलता हूं, देखो मान लीजिए स्मॉल ए है, तभी तो ये डिसीज है। स्मॉल ए रहा तो डिसीज है, इसको तो डिसीज नहीं है, इसको डिसीज है क्या? मान लीजिए इन्हें कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए। इन ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री कैपिटल ए स्मॉल ए बोल तो नॉर्मल ना, स्मॉल ए बोल तो डिसीज इन ऑटोसोमल रिसेसिव। इन फर्स्ट चाइल्ड नो डिसीज, फर्स्ट सन, सेकंड सन, थर्ड सन को डिसीज हो गई इधर। पहले सन को कोई डिसीज नहीं है, सेकंड सन को कोई डिसीज नहीं है, थर्ड सन को डिजीज है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मदर ने दिया स्मॉल ए, फादर ने भी दिया स्मॉल ए। समझ गया? ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री में जितने भी डिसीज वाले लोग रहते हैं वो स्मॉल ए रहते हैं। समझ में आ रहा ना? स्मॉल ए बोलते डिसीज ना। इन ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री स्मॉल ए बोलते डिसीज। By using this knowledge, can you guess the genotype of this mother? सपोज एग्जाम में दिया, इधर एक क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया और बोला कि यहां पर ये मदर जो है ना उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो हम बोलना देखो फर्स्ट सन को कोई डिसीज नहीं आई, फर्स्ट सन को कोई डिसीज नहीं आई, इसका मतलब इसके पास कैपिटल ए है। कहां से आया कैपिटल ए? फादर के पास तो कैपिटल ए नहीं है क्या? स्मॉल एच है तो दिए होंगे, बोलते मदर दिए होंगे, फिर इधर कैपिटल ए। कहां से आया कैपिटल ए? मदर दिए होंगे। दूसरे सन को भी कोई डिसीज नहीं है, इसके पास भी कैपिटल ए है, मदर से आया। अगर सन जो है मदर से कैपिटल ए ले लिया है तो फादर से क्या मिलेगा? स्मॉल एच मिलेगा, इसको भी स्मॉल एच मिलेगा। और ये सन को देख के तो मैं 100% श्योर बोल सकता हूं इसके पास 2 बार स्मॉल ए है, दैट्स व्हाई डिजीज। तो एक तो मदर के पास से स्मॉल ए आया होगा और एक स्मॉल ए फादर कन से एक स्मॉल ए आया है, तो मदर कन से एक स्मॉल ए आया होगा फिर, इसलिए मदर इज कैपिटल ए स्मॉल ए। मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। देयर आर 3 ways ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन पेडिग्री। One of the way is they will print out this pedigree and they will ask you identify the type of pedigree, whether it is autosomal dominant, autosomal recessive. Okay, this is one type. Second type of question is, suppose this is the pedigree and it is a case of autosomal recessive pedigree, मतलब वो खुद लिख देगा ये autosomal recessive pedigree है, तो find out the genotype of this woman in first generation, find out the genotype of woman in first generation बोल के दे देता। कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत आसान है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? अगर बोल दिया है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो जो अफेक्टेड लोग हैं ना सबके नीचे स्मॉल ए लिख डालता हूं मैं। ये स्मॉल ए पक्का, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये सब स्मॉल ए लिख देता हूं मैं। अब ये स्मॉल ए देख के, चिल्ड्रन देख के पेरेंट्स को गेस करता हूं मैं, चिल्ड्रन देख के पेरेंट्स को गेस करता हूं। अब ये चाइल्ड नॉर्मल है, नॉर्मल कैसा हुआ? इसके पास कैपिटल ए आया होगा। कहां से आया होगा? फादर के पास है क्या कैपिटल ए? नहीं है, मदर के पास ही है कैपिटल ए, सिंपल। और एक कैपिटल ए लिखूं क्या बोल के सोच रहा हूं मैं, इधर लिख सकता हूं क्या मैं? चलो कैपिटल ए लिख देंगे, दोनों भी कैपिटल ए लिखेंगे, हो सकता है क्या देखेंगे। अब ये वाला जो सन है वो अफेक्टेड है, स्मॉल ए, मदर से स्मॉल ए आया तो फादर कन से भी एक स्मॉल ए आना चाहिए, तभी 2 होते हैं स्मॉल ए इसके पास। फादर से एक स्मॉल ए आ गया है ना इधर, तो मदर से भी एक स्मॉल ए आना, मदर के पास स्मॉल ए आना बोलते कैपिटल ए नहीं लिखना, मैं स्मॉल ए लिखना।
आया समझने? हो गया सॉल्व। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आया क्या? और एक बार समझो। हाँ, एग्जाम में ये कुछ भी नहीं लिखता, देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, वो आपका काम है, वो उत्तर लिख के दे तो फिर बहुत आसान हो जाता। हाँ, अब एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, आ गया सेम। सपोज दिस इज द ऑटोजोमल रेसेसिव, मतलब वो खुद बता रहा है कि ऑटोजोमल रेसेसिव पेडिग्री है। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ, find out the genotype of woman in first generation and also find out the genotype of parents in third generation। थर्ड जनरेशन में पेरेंट कौन बने? ये लोग बने, ये लोग अभी पेरेंट्स नहीं बने। मतलब इसका जीनोटाइप बनाओ बोल रहा है, इसका जीनोटाइप बताओ बोल रहा है आपको। चलो करो, एटलीस्ट ये करके बताओ। ये तो बता दिया मैं अभी, कैपिटल ए स्मॉल ए आता बोल के मालूम हो गया। इसका बताओ, इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप। तो मैं क्या करना बोला था बच्चों को? पहले लिख देना इधर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और पेरेंट देखे तो दोनों नॉर्मल। ऐसा कैसा हो सकता है? पेरेंट नॉर्मल, बच्चे अफेक्टेड हो सकता है ना? एक कैपिटल ए स्मॉल ए लिख देंगे, इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए लिख देंगे, क्योंकि बच्चों के पास स्मॉल ए आना है। दैट्स ऑल, लाइक दिस वी हैव टू। आप बोलेंगे शायद सर इसका क्या आएगा जीनोटाइप, तो मैं बोलूंगा इसका कैपिटल ए भी आ सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है। 50-50% चांसेस हैं। समझ नहीं बात? जरा मुश्किल है क्या? है। एग्जाम्पल क्या है फिर? हाँ, मैं बता रहा था आपको 3 टाइप के क्वेश्चन हैं इधर पेडिग्री में से। अगर क्वेश्चन पूछना है 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप बता दिया मैं, प्रिंटेड। सेकेंड टाइप जीनोटाइप मालूम करो बोल के बताएगा। थर्ड टाइप, दिस इज द पेडिग्री फॉलोड इन विच टाइप ऑफ डिसीज, दिस इज द पेडिग्री फॉलोड इन विच टाइप ऑफ डिसीज बोल के पूछ रहा है। ऑटोजोमल रेसेसिव पेडिग्री इज फॉलोड इन सम डिसीजेस लाइक सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में होता है ये। और बोलो, फिनाइल कीटोनुरिया पीकेयू में हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो सकता है। तो याद रखो, इधर हीमोफीलिया में नहीं लिखूंगा, इधर कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं लिखूंगा, बिकॉज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर एक्स लिंक प्रॉब्लम, दे आर नॉट ऑटोजोमल प्रॉब्लम। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? पीकेयू में क्या होगा बोलो? इन सिकल सेल एनीमिया आरबीसी शेप बिकम सिकल शेप, RBCs become half moon shape, sickle shape in sickle cell anemia. In phenylketonuria, phenylalanine is not converted into tyrosine. Because of that, phenylalanine pyruvate gets accumulated in nervous tissue, causing mental retardation, skin pigmentation affected, hair fall occur. और सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होगा? म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन इन लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस बनने लगता है। मोर NaCl लॉस थ्रो स्वेट, मोर NaCl लॉस इन स्वेट। ओके, स्वेटिंग में NaCl तो लॉस सबका होता है, सबका NaCl लॉस होता है, सॉल्ट्स, एक्सेस सॉल्ट्स जो बॉडी में है, लेकिन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस केस में वह ज्यादा होता है। सो दे लूजेस मोर सॉल्ट थ्रू स्वेटिंग एंड आल्सो हैविंग म्यूकस प्रोडक्शन इन लंग्स। तो ये थे कौन से डिसऑर्डर्स? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और जीन डिसऑर्डर। हाँ, ये भी है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमोजोम का प्रॉब्लम है क्या जीन का प्रॉब्लम है? और पेडिग्री में हम क्रोमोजोम का प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं या जीन का प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हम और एक बात यहां पे नोट कर लेना चाहिए। नोट कर लीजिए, नोट इन पेडिग्रीज, पेडिग्री में हम क्या कर सकते हैं? इन पेडिग्रीज
one can find out inheritance of Mendelian characters. Inheritance of Mendelian characters. हाँ, मेंडेलियन कैरेक्टर्स की बात करना है इधर, मतलब मेंडल के फैमिली की बात करते क्या यहाँ पे? हाँ, मेंडल की फैमिली की बात नहीं बोल रहा मैं। मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब क्या? जीन, जीन डिसऑर्डर्स। अच्छा, मैं जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बोल रहा हूं, जेनेटिक लिखे तो गए, मैं जीन लिख रहा हूं बस, जेनेटिक नहीं लिख रहा। अगर जेनेटिक लिखूंगा तो दो टाइप आएंगे जेनेटिक में, एक जीन वाला डिसऑर्डर आएगा, एक क्रोमोसोम वाला डिसऑर्डर आएगा। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हाउ ऑल ऑफ यू नो, ये वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, डाउन, क्लाइनफिल्टर, टर्नर्स, these all problems are due to change in chromosome number and chromosomal inheritance cannot be detected in pedigree. पेडिग्री में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ जीन वाले प्रॉब्लम मालूम कर सकते हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पर देखिए, ये एक हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिए, हंटिंगटन कोरिया बोल के एक डिसीज है, हंटिंगटन कोरिया बोल के। हंटिंगटन कोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है हंटिंगटन। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है, याद रख सकते हैं आप एक एक्स्ट्रा। हंटिंगटन कोरिया is autosomal dominant. Huntington's chorea, it is the autosomal dominant problem. What happens in this disorder? It is a problem of neurons, it is a neurodegenerative disease. ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन्स अफेक्टेड हो जाएंगे, दैट्स वाई दे कैनॉट वॉक प्रॉपरली इन स्ट्रेट डायरेक्शन, दे कैनॉट वॉक प्रॉपरली इन स्ट्रेट, ये सीधे नहीं चल सकते, कोशिश करे तो भी सीधे नहीं चल सकते। फिर क्या होता? जब भी चलेंगे गोल गोल फिरते हुए चलेंगे इससे, दे कैन नॉट वॉक इन स्ट्रेट। ठीक है, हंटिंगटन कोरिया बोलते हैं इसको। तो हमेशा ऐसा गोल गोल फिरते हुए चलना पड़ेगा इनको, ऐसे चल रहे हैं वो गोल फिरेंगे ऐसे। तो ये डिसीज भी हो सकता है, 10,000 बर्थ हो रहे हैं तो एक बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, हंटिंगटन कोरिया बोल के। तो नेम भी जो है वो कोरिया बोल के दिया सो है। कोरिया जो है एक डांस का नाम है, अफ्रीकन डांस है ये, गोल गोल फिर के करते हैं, अफ्रीकन डांस है ये। तो ये एक जेनेटिक जीन वाला प्रॉब्लम है हंटिंगटन कोरिया बोल। हाँ, लेकिन ये वर्ड तो हंटिंगटन कोरिया याद रखेंगे नहीं रखेंगे वो सेकेंडरी है, लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी नहीं बोलना, पॉलीडक्टाइली नहीं बोलना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, पीकेयू, ये तो 100% याद रखना ही है। ओके, हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग टाइप ऑफ डिग्रीज। ये दो पेडिग्रीज अच्छे से कर लो, क्योंकि मैं बाकी के पेडिग्रीज कल पढ़ाने वाला हूं। अगर कल के पेडिग्रीज और आज के पेडिग्रीज एक साथ पढ़ने जाएंगे तो पूरा मिक्स होके मिक्सचर हो जाता, देखो फिर नहीं समझने आता। आज के पेडिग्रीज आज ही पढ़ लो, कल के 4 पेडिग्रीज बाकी के पढ़ें। थैंक यू।